हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम फिर से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शार्ट टाइप्स आंसर क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजन सीरीज से कराए थे, ठीक है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए दिया है कि जल संचयन की उपयोगिता बताइए, यूटिलिटी ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। जल संचयन की उपयोगिता बताइए। तो आप लिख सकते हैं कि जो वर्षा का जल है उसको संचयन करने का सतही जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कि जो जल संचयन है, जल संचयन मतलब कि जल को संरक्षित करना, ठीक है। जल का संचयन करके सतही जल प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। भूजल की गुणवत्ता में सुधार और बाहरी बाढ़ को रोकने के लिए वेगमय जल का प्रवाह कम करके मिट्टी के कटाव जिसे हम बोलते हैं मृदा अपरदन, मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरे को कम करता है, ठीक है। जल संचयन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दिया है कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक हैं। ये क्वेश्चन जो है कि 2023 में पूछा है और ये वाला क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है। तो जो शैक्षिक अवसर हैं जिसे हम बोलते हैं एकेडमिक अपॉर्चुनिटी, तो जो शैक्षिक अवसर की जो इक्वलिटी समानता, उसको कौन कौन से बिंदु, कौन कौन से जो है कि टॉपिक आवश्यक हैं। तो शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए निम्न जो है कि आवश्यक बिंदु हैं। कौन कौन से? शिक्षार्थियों को पुस्तकें और गणवेश देना, ठीक है। किताबें प्रोवाइड कराना और जो है कि गणवेश देना। सेकंड आप लिख सकते हैं शिक्षार्थियों के लिए उन विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना जिनका अध्ययन वह कर सकते हैं। यानी कि विद्यार्थी जो लर्नर्स है वो किस सब्जेक्ट में अभिरुचि रखता है उसके हिसाब से उसको अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दिया है कि बाल श्रमिक बनाने के मुख्य कारण क्या है। बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉजेस टू बी चाइल्ड लेबर, ठीक है। कि व्हाट कह रहा है बाल श्रमिक बनने का जो मुख्य कारण होता है वो गरीबी होता है, पॉवर्टी जिसे बोलते हैं ना। इसके अतिरिक्त किशोर व युवाओं के लिए धनार्जन के उपयुक्त अवसरों का न होना भी महत्वपूर्ण कारक है। यदि बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ है और घर की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो आर्थिक स्थिति वो ठीक नहीं है, तो बच्चा जो है कि रोजगार के प्रति अग्रसित होगा। वो सोचेगा कि कहीं ना कहीं से हमें कोई काम धंधा मिल ले और कर ले, ठीक है। तो वो जो है कि बाल श्रमिक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रॉबल की शिक्षण पद्धति से स्पष्ट कीजिए। जो फ्रॉबल थे जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति का आविष्कार किया था अथवा बनाया था, वो कहते हैं कि फ्रॉबल की शिक्षण पद्धति में जो खेलों के महत्व की भूमिका थी, ठीक है। फ्रॉबल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है, अतः बालकों को खेल द्वारा शिक्षा देना चाहिए। जो बालक होते हैं उनको खेल के गेम द्वारा जो है कि एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। प्लेटो जो अरस्तु के शिष्य थे उन्होंने कौन से जो एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था? तो प्लेटो ने अकादमिक नामक संस्था की स्थापना की थी। इसे प्लेटोनिक अकादमिक अथवा अकादमिक स्कूल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की 2 भूमिकाएं बताइए। तो आप लिख सकते हैं विद्यालय के पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित साहित्य की उपलब्धता। पर्यावरण संरक्षण कराए, पर्यावरण संरक्षण में इन्वायरमेंट कंजर्वेशन होता है, उसकी विद्यालय की 2 भूमिका बताना है, ठीक है। क्या क्या भूमिका होती है विद्यालय की? तो पहला आप लिख सकते हैं कि विद्यालय के पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित साहित्य की उपलब्धता। मतलब हमें ऐसे लिटरेचर रखना है अपने लाइब्रेरी में, विद्यालय के जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण के जानकारी के बारे में उसमें विवरण दिया गया हो। सेकंड आप लिख सकते हैं कि विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण के महत्व और उपयोगिता के बारे में विद्यार्थियों को बताना। कि प्राकृतिक नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसका जो क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी यूटिलिटी कैसे करें, उसके बारे में विद्यार्थियों को जो है कि नॉलेज प्रोवाइड कराना। आप ये सेकंड लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है कि स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था। तो स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत था कि स्त्री व पुरुष दोनों को समान शिक्षा देना चाहिए, ठीक। अतः इसी मान्यता के अनुरूप समान शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। यानी कि जो पुरुष और स्त्री है, लड़के और लड़कियां, दोनों लोगों को इक्वल जो है कि एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये जो है कि प्लेटो का मानना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया कि भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो भूमंडलीकरण देख लेते हैं क्या है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति की विशेषताएं वैश्विक विशेषताओं के साथ मिश्रित हो जाती हैं, अर्थात इस प्रक्रिया में विश्व भर के देशों और संस्थाओं के मध्य सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। जो भूमंडलीय
भूमंडलीकरण है, जैसे हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो परंपरा है, और विदेशियों की जो परंपरा और कल्चर है, उसको क्या किया जाता है, मिश्रित किया जाता है। ठीक है। और इस प्रक्रिया में विश्व भर के जितने भी देश और संस्थाएं हैं, उनके मध्य सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब कि कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्निकल जो रिलेशन होते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है भूमंडलीकरण में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देख लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। लैंगिक जिसे बोलते हैं सेक्सुअल इक्वलिटी, सेक्सुअल इक्वलिटी से आप क्या समझते हैं। तो लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुष और महिला के समस्त अधिकार, अवसर, जिम्मेदारियां और शिक्षा समान रूप में हो। ठीक है। महिलाओं और पुरुषों में बिना भी किसी भेदभाव के, ठीक है, उनमें जो समस्त अधिकार उनको प्रोवाइड किए गए हैं, उनको उनको अवसर देना, चांस देना, और जिम्मेदारियां जो है कि प्रोवाइड कराना, और जो एजुकेशन है उसमें इक्वल रूप से जो है कि समान रूप से अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है। जन शिक्षा आपसे पूछ सकता है, जन शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी, तो स्वामी विवेकानंद ने दी थी। तो कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे, तथा साथ ही शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से अपना विकास कर सके। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जनसाधारण को जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई पूछ सकता है। तो उपनयन संस्कार का मतलब ये होता है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास शिष्य को ले जाना। ठीक है, वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि मल्टीमीडिया क्या है। आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है। ठीक है, इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरेक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य, पाठ्य तथा चित्रक आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया का अत्यंत सफल सिद्ध हुआ। तो मल्टीमीडिया जो है हमारी है, ये एक प्रकार का आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आदान प्रदान करने की क्या होती है, आधुनिकतम तकनीकी का प्रयोग का ये क्या है, इंडिकेटर, सूचक है। इसमें डिजिटल वीडियो आ जाता है, ग्राफिक्स आ जाता है, ऑडियो मतलब जिसे सुना जाता है, 3D एनिमेशन हो जाता है, इंटरनेट कंटेंट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कि मल्टीमीडिया के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के माध्यम जैसे श्रव्य, जैसे हम कुछ जिनसे ऑडियो वीडियो अगर कुछ चीज़ें हैं तो उससे हम सुनेंगे, अगर टेलीविज़न है तो उससे हम देखेंगे, पाठ्यता पढ़ने वाली किताबें हैं तो उससे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, चित्रिक है जिससे हम चित्र देख सकते हैं आदि का उपयोग संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया है, राज्य से क्या अभिप्राय है। राज्य से, तो राज्य से अभिप्राय है IAL कैंडिल, ये जो है कि एक दार्शनिक है, ये कहते हैं कि राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जानी चाहिए जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया कि बुनियादी शिक्षा का क्या अर्थ है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की संकल्पना की थी, जिसे हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। आज उसे विश्वविद्यालय स्तर पर क्या कहते हैं, फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड में गांधी जी की बुनियादी यानी कि बेसिक शिक्षा से था। अगर आपसे पूछे कि बुनियादी शिक्षा अथवा बेसिक शिक्षा किसने आरंभ किया, तो महात्मा गांधी ने। उनका मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय व्यवसाय परक भी बने, जीविकोपार्जन करना भी सीखे। इसे ही उन्होंने बुनियादी शिक्षा कहा कि जो विद्यार्थी वो पढ़ते पढ़ते ऐसी विषय को चूज करे जिससे उसे व्यवसाय मिल सके, वो अपनी जीविका चला सके, लिवलीहुड चला सके। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दिया कि प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो प्राचीन काल में यानी कि जिसे हम बोलते हैं एंशियंट टाइम में, तो एंशियंट टाइम में शिक्षा का जो स्वरूप था वह व्यक्तिक था। व्यक्ति का मतलब इंडिविजुअल था, मतलब एक एक लोगों को जो है कि शिक्षा दी जाती थी। और आज के समय में क्या है कि सार्वभौमिक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूपों में एक सामाजिक प्राणी। यह कथन किसका है, तो यह कथन महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिया कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के समर्थक कौन था। व्यक्ति का मतलब इंडिविजुअल, जो ऑब्जेक्टिव्स है इंडिविजुअल। ठीक है,
उद्देश्य के समर्थक कौन थे? शिक्षा के व्यक्ति के उद्देश्य के समर्थक टीपी नन है। टीपी नन एक क्या है? दार्शनिक अथवा फिलासफर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दिया कि जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उसे ही शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। यह कथन किसका है? यह बात किसने कही है कि जो विचार जीवन निर्माण, ठीक है, ये मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण में सहायक हो उसे ही एजुकेशन कहते हैं। तो यह बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया किसने लिखा है? संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। ठीक है, यह स्टेटमेंट किसने कहा है? तो यह बात एडिसन ने कही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया है कि बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दिया है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति, यह कथन किसका है? किस जो है कि दार्शनिक ने कहा है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का जो टारगेट है, यानी कि पर्पज जो है संपूर्ण प्रक्रिया का, ठीक है, उसका उद्देश्य विकास करना अथवा प्रोग्रेस करना, डेवलप करना अथवा प्रोग्रेस करना। यह कथन किस दार्शनिक ने कहा है? तो यह बात कही है जॉन डीवी ने। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दिया है कि जॉन डीवी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो जॉन डीवी ने पुस्तक लिखी थी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जिसे हम बोलते हैं लोकतंत्र और शिक्षा। लोकतंत्र और शिक्षा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो जॉन डीवी ने। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दिया कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह कथन किसका है? तो ये हर्बर्ट ने कहा था कि जो शिक्षा का कार्य होता है, जो वर्क ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का जो कार्य होता है वह उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना होता है। यह बात हर्बर्ट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दिया शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो विलियम जेम्स जो है कि प्रयोजनवाद के जन्मदाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दिया कि सर्वोत्तम शिक्षा वो है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। बात किसने कही? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दिया है सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करे। कथन किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दिया है कि बालकों को देव भव की संज्ञा किसने दी थी? गिजुभाई बधेका ने। क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दिया कि मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? कर्मेंद्रीय की शिक्षा, ज्ञानेंद्रीय की शिक्षा और पढ़ने लिखने की शिक्षा। जो मारिया मॉन्टेसरी थी उन्होंने पद्धति दी थी मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी पद्धति में करा कितने भागों में विभाजित की गई है? तो यह 3 भागों में विभाजित है। पहला कर्मेंद्रीय की शिक्षा, ठीक है, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दिया है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य, कंपलसरी, ठीक है, और नो फीस, ठीक है, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 4 अगस्त 2009 को, जिसे हम बोलते हैं आरटीई। आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नीति से तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक, जननांगीय, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति हो तो जो कार्यक्रम बनाए थे उनका मापन करना। करा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से क्या मतलब उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य ये होता है कि जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जननांगीय और राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले जो लक्ष्य की प्राप्ति है उन कार्यक्रम बनाए गए और उनका मापन करना ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया है कि जल प्रदूषण को दूर करने के 2 बताइए। वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के 2 जो है कि रेमेडी यानी कि उपाय बताइए। तो लिख सकते हैं कि जल प्रदूषण रोकने के उपाय निम्नलिखित थे। शहर तथा गांव के नलों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदियों के निकट गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। थर्ड लिख सकते हैं कि नदियों में मृत पशुओं के बहने पर रोक लगा देना चाहिए। फोर्थ लिख सकते हैं आप कि नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने और वाहनों को धोने पर प्रतिबंध यानी प्रिवेंशन लगाना चाहिए। 2 पूछा है, अब चारों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए देगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि वर्ष 1986 में जो है कि लागू किया गया था। 32 देखिए वैश्विक तापन से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त में बताइए। या भूमंडलीय, वैश्विक तापक और भूमंडलीय ताप वृद्धि भी कहते हैं। सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का असर पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से। भूमंडलीय ताप का मतलब होता है कि पृथ्वी का जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं भूमंडलीय ताप अथवा वैश्विक तापन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए थे बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखी। जो गर्ल्स हैं उनके एजुकेशन के लिए अपने देश में क्या क्या जो है कि प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हैं कि शैक्षिक अवसरों की असमानता की समस्या, मतलब शिक्षण कार्य में, एजुकेशन में जो है कि उनको जो है कि बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको अवसर नहीं मिलता है, इसलिए जो है कि बालिकाएं
पढ़ने में मतलब शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाती हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। जैसे लोगों जो है कि कहते हैं लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, मतलब एक निगेटिव थिंकिंग रहती है लोगों को, तो ऐसी भी जो है कि सोच लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए देख कि नीचे मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वेलियर से हुई है। ठीक है, वैल्यूअर का मतलब होता है, मतलब वैल्यू का अर्थ होता है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का ऐसा उसमें गुण जिससे उसको सम्मान दिया जाए, उसी को बोलते हैं मूल्य। ठीक है, तो किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। जैसे सच्चाई हो गई, सत्यनिष्ठा हो गया, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना और दयावान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए प्रोवेल द्वारा किस शिक्षण प्रविधि का प्रतिपादन किया गया था, तो किंडरगार्टन प्रविधि का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दिया है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था, तो टैगोर को सत्यम शिवम और अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च माना वे अद्वैतवादी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए प्रोवेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं को लिखिए। ठीक है, प्रोवेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं को, तो प्रोवेल की प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन, मानवों की शिक्षा, एंड दूसरी प्रमुख रचना है मदर एंड प्ले सॉन्ग्स एजुकेशन ऑफ मैन, जो है प्रोवेल की प्रमुख रचना है। जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो अब जनसंख्या शिक्षा के अर्थ और परिभाषा को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है, जनसंख्या प्लस शिक्षा, अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान नहीं तो उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने हेतु इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है जो मिलकर। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पे है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश जो है वो कहता है कि एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश प्रदेश राज्य क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति जननांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि की आर्थिक व सामाजिक विकास इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। यूनेस्को क्या कहता है कि जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के समान समूह में अथवा अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में नहीं जानना चाहिए, इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष व मानव स्रोत विकास के संबंध में भी जानना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ है वर्तमान तथा भावी परिवार के कल्याण, आर्थिक संपन्नता एवं राष्ट्रीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करना है। दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। दूरस्थ शिक्षा क्या होता है, जैसे बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग अथवा डिस्टेंस एजुकेशन, उसकी 2 जो है कि कैरेक्टरिस्टिक अथवा फीचर्स को पूछ रहा है। तो पहला आप लिख सकते हैं कि यह पद्धति आमने सामने बैठाकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है, यानी कि जब हम आमने सामने बैठाकर अध्ययन करते हैं रूल रेगुलेशन से, तो वह दूरस्थ शिक्षा नहीं होती है, वह शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा। ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि यह सिद्धांत यह पद्धति अपने आमने सामने बैठाकर सिद्धांत सर्वथा भिन्न मतलब अलग होती है। सेकंड आप देख सकते हैं कि इस पद्धति में स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी पर अधिक मतलब सेल्फ स्टडी की जाती है बाहर दूर रह करके। और थर्ड लिख सकते हैं दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत छात्र एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, टेलीविजन, VCR, CD प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग किया जा सकता है। कंपलसरी नहीं है, किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा में बताया था आपको, इसमें ना तो स्थान निश्चित होता है ना ही पाठ्यक्रम निश्चित होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव होते हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था व साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है, ना तो कोई निश्चित प्लान होता है, और ना ही कोई निश्चित नियमावली है, नहीं तो कोई रूल रेगुलेशन होता है। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक का मतलब बिना ढंग के, बिना किसी जो है कि तौर तरीके के, और प्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा आप समझ में गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बौद्धकालीन शिक्षा की पहली जो विशेषता संघ है, तो दूसरी विशेषता गुरु और शिष्य। तो संघ देख लेते हैं, संघ क्या होता है। संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ में प्रविष्ट होने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था। जब संघ में कोई भी व्यक्ति
जो है कि प्रविष्ट करता था, यानी कि प्रवेश करता था, तो वो क्या बन जाता था, श्रमण बन जाता था। श्रमण के अलावा संघों में और किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। जो श्रमण बनता था उन्हीं को केवल एजुकेशन जो है कि बौद्धकालीन शिक्षा में प्रोवाइड कराई जाती थी। संघ में प्रवेश लेने से विशेष नियम थे। संघ में प्रवेश करने के विशेष जो नियम थे, वो नियम कौन थे? संघ में प्रवेश होने को प्रवज्जा कहते। जब संघ में हम प्रवेश करते थे, ठीक है, एजुकेशन ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उसे प्रवज्जा संस्कार कहते थे। इसका अर्थ है बाहर जाना। जो प्रवज्जा का मतलब होता है बाहर जाना, अर्थात भावी भिक्षु परिवार से विलग होकर बाहर आकर जो है कि बौद्ध संघ में क्या होते हैं, मिल रहा है। इसलिए इसकी जो आयु है वो 8 से 12 वर्ष के मध्य होती थी। 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार जो है कि किया जाता था। इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ का पूर्ण रूप से सदस्य बन जाता था। यानी कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी, जो बच्चा जो है कि उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता था संघ में, तो सबसे पहले वो जब एंट्री करता था तो उसको श्रमण बन जाता था। उसको बोलते थे श्रमण। श्रमण बनने के बाद जो है कि उसमें प्रवज्जा संस्कार होता था। प्रवज्जा संस्कार का मतलब होता है कि जब बच्चा अपने घर से जो है कि उस संघ में सम्मिलित होता है तो उसमें प्रवज्जा संस्कार जो है कि 8 से 12 वर्ष तक की आयु में किया जाता है। उसके बाद जो है कि जब वो बालक 20 वर्ष का हो जाता था तो जो है कि उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक, उसके बाद जो है कि वह उस जो है कि संघ का पूर्ण रूप से जो है कि मेंबर बन जाता था। कुछ और दूसरा जो है कि विशेषता है कि गुरु और शिष्य संबंध। गुरु एवं शिष्यों के बीच बड़े घनिष्ठ एवं मधुर जो है कि संबंध हुआ करते थे उस समय। दोनों का जीवन सादा एवं निकट का होता था। गुरु शिष्यों की शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उसका विकास करता था। इस युग में गुरु शिष्य का मठ से निष्कासन कर सकता था। इस युग में मानते कि बौद्धकालीन युग में जो गुरु होता था वो अपने पीपल यानी कि शिष्य को निकाल सकता था मठ से, जब गुरु यह पाता कि कोई शिष्य पर्याप्त मात्रा में उसे सम्मान, यानी कि जब जो है कि जो शिष्य है वो रिस्पेक्ट नहीं करता था गुरु का, ठीक है, या अपने अध्ययन के प्रति जो है कि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, मतलब जागरूक नहीं है, तो उसका निष्कासन कर देता, मतलब उसको निकाल देता था शिष्य को। यदि कोई गुरु किन्हीं कारण से संघ से बाहर हो जाता था, किसी भी कारण से, अगर कोई गुरु है वो संघ जो था उससे अगर निकलता था तो उसके साथ जितने उसके शिष्य थे उनको भी संघ से बाहर जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये रही हमारे बौद्धकालीन शिक्षा की दो विशेषताएं, संघ और गुरु और शिष्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आदर्शवाद के प्रमुख जो है कि प्रवर्तकों के नाम लिखिए। तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा और हीगल। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दिया है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद का जो जन्म था वह कलकत्ता में 1863 में, यानी कि 12 जनवरी 1863 में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अथवा बचपन का नाम जो था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी और 1893 में उन्होंने शिकागो में जो है कि शिकागो सम्मेलन में भाषण दिया था। टैगोर ने शांति निकेतन पुस्तकालय की स्थापना कब और कहाँ की? तो टैगोर मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की जो स्थापना थी वो 1990 में की थी। कब की थी? 1990 में। कहाँ की थी? बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य बताइए। जनसंख्या शिक्षा अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था, तो उसके क्या क्या लक्ष्य यानी कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव अथवा पर्पज है। तो पहला पर्पज आप लिख सकते हैं कि आर्थिक प्रगति एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान और भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति कराना। यानी कि जो जनसंख्या शिक्षा है उनका क्या क्या लक्ष्य है? आर्थिक प्रगति यानी कि इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन, आवास हाउस, आहार एवं जमीन, जीवन की अन्य जो नीड्स हैं उनको उच्च स्तर से उपलब्ध इस सहित जीवन के वर्तमान और भावी गुणों को जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति की क्या क्या जो है कि जनसंख्या की विशेषताएं। सेकंड आप लिख सकते हैं कि छोटे परिवार जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर, ठीक है, प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है? ठीक है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन से क्या समझते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारा भोजन, हवा, जल गंदा या दूषित हो जाता है, ठीक है, डर्टी या फिर पॉल्यूटेड हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या खतरा, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाए, तो ऐसे जो है कि प्रदूषण को हम कहते हैं वातावरण प्रदूषण अथवा पर्यावरण प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया संचार का क्या कम्युनिकेशन का एक रूप है जो विभिन्न संदर्भों में उपयोग में लाया जाता है, जैसे लेखन कार्य, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन और वीडियो आदि में। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था? तो प्लेटो द्वारा स्थापित जो है कि संस्था का नाम था अकेडमी, या फिर इसको बोलते हैं प्लेटोनिक जो है कि अकेडमी या अकादमी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने का विचारक।
पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षा को माली करने का विचारक अथवा जो कि दार्शनिक कौन था, तो वो फ्रोबल थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए देगा, प्रयोजनवाद इसमें आस्था नहीं रखता है, प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। तो प्रयोजनवाद जो है कि किसमें आस्था नहीं रखता है, तो ईश्वरीय सत्ता में जो है कि आस्था नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए देगा कि शिक्षण विधि के जनक कौन है, तो सुकरात। शिक्षण विधि का मतलब है प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक जो है कि सुकरात है। प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, फ्रोबल ने किंडरगार्टन का आरंभ कब किया था, तो फ्रोबल ने किंडरगार्टन पद्धति 1839 में जो है कि शुरू की थी। समाज के प्रमुख कार्य क्या है, तो समाज के प्रमुख कार्य हैं, समाज बालकों की शिक्षा के लिए संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता यानी कि इकोनॉमिकल आर्थिक जो है कि सहायता प्रदान करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए मूल्य का क्या अर्थ है, किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। किसी जो है कि स्कॉलर अथवा फिलासफर की जो है कि परिभाषा पूछ रहा है मूल्य की, जिसकी उत्पत्ति वेलियर से हुई है। ठीक है, जो है कि हिंदी का वैल्यू जो है कि इसका इंग्लिश वर्ड होता है। तो मूल्य शब्द का शब्दकोशी अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानित है, उपयोगी सिद्ध हो जाए, उसी के हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, तो बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना और जागरूकता। जैसे बाल अपराध का मतलब ये हुआ कि जैसे बचपन में जो बच्चे होते हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, तो उसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। अगर बच्चा गरीब है तो भी जो है कि वह अपराधी प्रवृत्ति का हो जाएगा, भूखमरी गरीबी है तो भी जो है कि वो अपराधी प्रवृत्ति का, अशिक्षा एजुकेटेड नहीं है, उसको एक सही परिवेश नहीं मिल रहा है, एक उचित जो है कि वातावरण नहीं मिल रहा है, और उसको जागरूक नहीं है, तभी जो है कि अपराधी प्रवृत्ति का बालक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था, तो कलकत्ता जो मदरसा है वह 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल जो वारेन हेंगिस्टन है के द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वारेन हेंगिस्टन ने जो है कि 1781 में किस मदरसे की जो है कि स्थापना करी थी, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो बनारस संस्कृत कॉलेज जो है कि 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों से, ठीक है, जोनायल डंकन ने 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज जो है कि प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था, तो 2 फरवरी 1835 को। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी, तो वुड के घोषणा पत्र के अनुसार 29 जुलाई 1854 को जो है कि अपनी नीति घोषित की थी, किसने, वुड ने। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए कि निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में से किस आय के लिए अधिक दबाव डाला गया था। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों के लिए आयु किस वर्ग, तो आयु का कोई बंधन नहीं होता है निरौपचारिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए कि शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए यह कथन किसका है, मतलब यह स्टेटमेंट किसने दिया है, तो यह स्टेटमेंट दिया है प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दिया है कि प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है, तो 6 से 12 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है, तो 14 वर्ष तक। 64 देखिए दिया कि शिक्षा त्रिमुखी अथवा त्रिआयामी प्रक्रिया, यह कथन किसका है, तो यह प्रक्रिया जॉन डीवी की है। उन्होंने कहा था कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम जो है तीनों के द्वारा शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, इसलिए शिक्षा त्रिमुखी है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा को परिभाषित कीजिए, तो गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए औपचारिक शिक्षा किससे कहते हैं, तो इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित, मतलब पहले से निर्धारित होता है क्या पढ़ाना है, कितने समय तक पढ़ाना है, किस जगह पे पढ़ाना है और कौन सा शिक्षक पढ़ाएगा, कौन सी विषय पढ़ानी है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, निश्चित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कि परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि का द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, तो परिवार में बच्चों को मुख्यतः कहानी कथन द्वारा जो है कि शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए कहानी सुना करके जो है कि बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। 68 देखिए प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए, तो प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिख सकते हैं, पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करना, पहले से निश्चित जो टारगेट है उनका विरोध करना, और नवीन मूल्यों का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए बुनियादी शिक्षा का जन्मदाता कौन है, बुनियादी शिक्षा को फाउंडेशन कोर्स भी कहा जाता है, महात्मा गांधी ने ये जो है कि इसके जन्मदाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जाएगा, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 को चिराय वैली इटली में हुआ था। इटली मतलब यूरोप में, ठीक है। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कब हुआ था, 1870 में। एक आंसर देखिए दिया है कि समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो मैकाइवर एंड पेज के अनुसार, मैकाइवर एंड पेज दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि समाज व्यवहारों में प्रतिक्रियाओं की अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की एक अनेक समूह और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं कि मैकाइवर एंड पेज के शब्दों में समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब सामाजिक संबंध में क्या किया जाएंगे, सामाजिक व्यवहार, प्रतिक्रियाएं, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूह विभागों की, ये जो सारी चीज़ें वो सामाजिक संबंधों के जाल में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए दिया है कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है परिवार है, समाज है और राज्य है, जनसंचार है। ये जो है कि 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो एजुकेशन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए दिया है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं। सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय विभेद रहित शिक्षा, यानी कि बिना भेदभाव के जो है कि शिक्षा प्रदान करना जो है कि सार्वभौमिकरण का जो है कि अर्थ होता है। बिना जाति के, बिना रंग के, बिना लिंग के, मतलब इन सारी चीज़ों के बिना भेद किए जो है कि शिक्षा प्रोवाइड करना ये सार्वभौमिकरण कहलाता है, ठीक है। जिसका जो है कि उल्लेख 29(2) में देश की सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए जाएगी, बाल श्रम से आप क्या समझते हैं। अभी आपको बताएं कि जो श्रम 14 वर्ष से कम बालक द्वारा किया था उसे हम बाल श्रम कहते हैं। 75 नंबर देखिए कि वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं। तो वायु प्रदूषण के 2 स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है आंधी तूफान आने से जो प्रदूषण होता है उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं वायु प्रदूषण के। और मानवीय स्रोत का मतलब ये हुआ कि हम जैसे कल कारखानों इत्यादि के द्वारा या फिर प्लास्टिक इत्यादि जला करके हम वायु को प्रदूषित करते हैं, ये हमारा मानवीय स्रोत हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है। तो जल संरक्षण से तात्पर्य जल के संसाधनों पर नियंत्रण रखना तथा उनका विकास करना या संरक्षण सतह तथा भूमि के अंदर दोनों ही प्रकार के जल का करना होता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए जाएगा, प्राचीन काल में 2 वेदों के ज्ञाता को क्या कहते हैं। तो प्राचीन काल में 2 वेदों को ज्ञाता को वसु कहते हैं। प्राचीन काल में 3 वेदों को ज्ञाता को क्या कहते हैं। तो 3 वेदों के ज्ञाता को रुद्र कहते हैं। और प्राचीन काल में 4 वेदों को जो ज्ञाता थे उनको आदित्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दिया है कि वैदिक संस्था में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश करना था तब कौन सा संस्कार होता था। देखिए वैदिक काल में 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद गुरुकुल में प्रवेश करते समय चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था। कौन सा, चूड़ा कर्म। जबकि 8 से 12 वर्ष के जो बच्चे थे उनको जो है कि उपनयन संस्कार किया जाता था, ठीक है। मतलब गुरुकुल में भेजने पर जो है कि वही उपनयन संस्कार कहलाता था, ठीक है। गुरुकुल में गुरु के पास शिष्य को ले जाना है उपनयन संस्कार कहलाता था, जो कि 8 से 12 वर्ष। यदि 5 वर्ष की आयु में किसी भी बच्चे को गुरुकुल में ले जाया जा रहा है शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो उसका चूड़ा कर्म संस्कार जो है कि किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए दिया है कि वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार किया जाता था। तो वैदिक काल में उपनयन संस्कार कराया जाता था, अभी आपको बताएं हम। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए दिया कि उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उपनयन संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ है वो गुरु के पास ले जाना शिष्य को। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दिया है कि छात्र छात्राओं में मूल्य के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार जो है कि टेली कम्युनिकेशन के कौन कौन से जो है कि साधन है, ठीक है। छात्र छात्राओं में मूल्य को वैल्यू के डेवलपमेंट के लिए तो विचारों के प्रस्तुतिकरण लाइव वीडियो द्वारा और समाचार पत्र द्वारा जो है कि छात्र छात्राओं में मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दिया है कि जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है। तो जल संचयन अभी आपको बताएं ऊपर के प्रश्न में, जल को एकत्रित करना था, जल को संचित करके भविष्य की मांग को पूरा करना, जो लाइफ की मतलब फ्यूचर की जो डिमांड है उसको कंप्लीट करना और जल को कलेक्ट करना है जल संचयन कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए दिया है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता था। तो वैदिक साहित्य में कि वैदिक काल में जो है कि जो शिक्षा शब्द था, जो एजुकेशन शब्द था, उनका प्रयोग जो है कि विद्या, ज्ञान बोध यानी कि ज्ञान की जानकारी और विनय, ठीक है, पॉलिटी से जो है कि पोलाइटी जिसको बोलते हैं, पोलाइटी से जो है कि इन अर्थों में जो है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता था। 86 का देखिए जाए कि बालिका शिक्षा का आशय क्या है। तो शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यंत जो है कि मैंडेटरी
एक कंपोनेंट है, एक आवश्यक घटक है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान है। प्राचीन काल में नारी के लिए शिक्षा का प्रबंध था, परंतु स्थिति बहुत शोचनीय थी, दयनीय थी। अब बदलते समय में नारी भी पुरुषों के समान जो एजुकेटेड हो रही हैं, कि शिक्षित हो रही हैं, बालिकाएं और महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दिया कि दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो दूरस्थ शिक्षा अभी आपको बताए थे, डिस्टेंस लर्निंग अथवा डिस्टेंस एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहले लिख सकते हैं उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक अवसर प्रदान करना। उच्चतर मतलब हायर एजुकेशन के लिए जो है कि एक ब्रॉड जो है कि चांस क्या करना, प्रोवाइड करना, जो है कि दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं कि शिक्षित व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान विकास हेतु अवसर प्रदान करना। शिक्षित व्यक्तियों के लिए जो लोग पढ़े लिखे हैं और वो कहीं पे रोजगार कर रहे हैं, कहीं पे जो है कि किसी एम्प्लॉय में लगे हुए हैं, तो आप वहाँ भी रह कर के मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। वो लोग वहाँ भी रह कर के पढ़ाई कर सकते हैं डिस्टेंस से, किताब इत्यादि ले करके, और जाकर एग्जाम दे सकते हैं और डिग्री ले सकते हैं। तो ये दूरस्थ शिक्षा के जो कि 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दिया है कि विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई परिभाषा लिखिए। तो विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का जो साधन है, वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं है, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों एवं आदर्शों पर निर्भर करता है। कि वहाँ के जो संचालक हैं, जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं या फिर जिनका विद्यालय है, उनके जो है कि आदर्श पर यह निर्भर करता है कि वह विद्यार्थी का किस प्रकार से चरित्र निर्माण जो है कि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दिया है कि मॉन्टेसरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास में सिद्धांत बताइए। तो मारिया मॉन्टेसरी जो कहती हैं, वो कहती हैं कि बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, यानी कि जो उसकी पर्सनालिटी है, वो बालक कैसा भी है उसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। उसकी अवहेलना करना मतलब उसकी बुराई करना या फिर आलोचना करना अथवा उपेक्षा करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस लगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा गरीब फैमिली से आ रहा है और फटे कपड़े पहन के आ रहा है, तो उसको इस प्रकार से उसके साथ जो है कि गलत जो है कि व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, उसके साथ अनुचित बातें नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं मॉन्टेसरी कहते हैं कि उसकी भावनाओं को ठेस न लगे। विद्यालय का वातावरण जो है कि स्वतंत्र होना चाहिए, कि फ्रीडम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 लिख दिया है कि मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सीखा। तो मारिया मॉन्टेसरी ने जो मॉन्टेसरी पद्धति दी थी, ठीक है, तो उसमें लिखना कैसे सिखाया जाता था। तो लिखना जो कि पहले लिखना लेखनी पकड़ने का अभ्यास, लेखनी का मतलब होता है पेन या कलम या पेंसिल आदि से, ठीक है, जिससे लिखा जाए। तो लेखनी पकड़ने का अभ्यास कराना जो है कि पहले होता था। फिर दूसरा होता था अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान करना, कि जो अक्षर होते हैं वह कैसे बने होते हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को सिखाया जाता था कि क कैसे बनता है, बोलते थे मुर्गी का अंडा, एक डंडा, और रावण की अंदर की पूंछ, और ऐसे रावण की मूंछ, ऐसे करके पढ़ाते थे। तो मतलब अक्षर का स्वरूप किस प्रकार से है, बच्चों को ये अवगत कराना चाहिए, बताना चाहिए। तथा अक्षरों का जो उच्चारण, जो अक्षर है उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे जो है कि उच्चारित करना है, ये जो है कि मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में लिखने के लिए ऐसे सिखाया जाता था। 91 देखिए जाइए कि मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ाना कैसे सिखाया जाता है। तो ये तो लिखाना हो गया, पढ़ाना। तो मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ाना सिखाने हेतु शिक्षिका अपने परिचित वस्तु को मेज पर रख देती थी। कोई जो है कि नॉन कोई ऑब्जेक्ट्स हो गया, कोई वस्तु हो गई, उसको मेज पे जो है कि टेबल पर रख देती थी शिक्षिका, और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिखते थे, और जो है ब्लैक बोर्ड था उस पर उसका नाम लिखती थी। फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता था। ठीक है, शब्दों को पढ़ना आ जाने के बाद बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता था। जब वह बच्चा उस शब्द को पढ़ लेता था और उस वस्तु को देख कर समझ जाता था कि इसी वस्तु का यह नाम है, तो वह धीरे धीरे ऐसे ऐसे शब्दों को जो है कि जोड़ जोड़ के वह एक वाक्य जो है कि सेंटेंस जो है कि बनाना सीख जाता था। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए जाएगा मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है। मॉन्टेसरी कहती हैं कि 7 वर्ष की आयु तक बालकों में इंद्रिय विशेष रूप से क्रियाशील होती है। जो उनके सेंस होते हैं, जिसको बोलते हैं सेंसरी, जो इंद्रियां होती हैं उनकी, वह 7 वर्ष तक बहुत ही एक्टिव रहती है। अतः इस अवस्था में उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मतलब कि 7 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वह सीखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो उनकी ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव होती है, बहुत जल्दी ही सीख सकते हैं चीज़ों को। इसलिए वो कह रहा है कि उनको मतलब ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 93 देखिए दिया है कि गीजूभाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार है। तो गीजूभाई बदेखा जो है शिक्षक के संबंध में मत है कि शिक्षक ही बालक का मार्गदर्शक और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। मतलब वही मार्गदर्शक है जो है कि गाइडर, अच्छा गाइडर जो होता है स्कूल में वह शिक्षक ही होता है, तो उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। कि यानी कि एक ट्रेंड जो है कि शिक्षक का होना बहुत ही जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखे दिया है कि गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या था। तो गांधी जी द्वारा जो बेसिक शिक्षा थी उसे हम बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, इसे फाउंडेशन कोर्स के भी नाम से जाना जाता है।
बुनियादी शिक्षा में बताए थे आपको कि महात्मा गांधी ने कहा था कि विद्यार्थी जो है उसको इस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए उसका कि सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक इत्यादि सर्वांगीण विकास हो और उसको ऐसी सब्जेक्ट की तरफ अग्रसित करना चाहिए, ऐसे विषय पढ़ाने चाहिए ताकि वो व्यवसाय परक हो सके, ताकि वो अपना कोई रोजगार भी चूज कर सके। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए दिया है कि प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है। तो प्लेटो दार्शनिक, उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठतम वस्तु है, ठीक है, जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन को कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है कि शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। तो यह बात कही थी प्लेटो ने। देखिए एमिल किसकी रचना है, तो एमिल रूसो की रचना है। यह क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए दिया कि निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है। निषेधात्मक शिक्षा का मतलब होता है प्रिवेंटिव एजुकेशन। प्रिवेंटिव एजुकेशन का मतलब हो गया, इसका प्रतिपादक कौन है, तो रूसो जो है कि प्रकृतिवादी विचारक था, प्रकृतिवादी को भौतिकवादी भी कहते हैं, और उसकी शिक्षा जो है कि निर्देशात्मक थी, मतलब प्रिवेंटिव थी। वह 12 वर्ष तक की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। मतलब जो रूसो थे वो कहते थे कि जब बच्चा 12 साल तक के है तो उसको औपचारिक शिक्षा न दे। औपचारिक शिक्षा का मतलब जो स्कूली शिक्षा हो गई, इस प्रकार की शिक्षा उसे प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। उसको जो है कि समाज में रहकर, वातावरण में रह करके बाहरी चीज़ों से उसको जो है कि उसके ज्ञान का सृजन किया जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इनकी इस शिक्षा को कहा गया है निषेधात्मक शिक्षा, यानी कि प्रिवेंटिव एजुकेशन, कि 12 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल इत्यादि के या नियमावली अथवा नियमबद्ध तरीके से शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, उसे अनौपचारिक तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 देखा जाए कि रूसो ने अनुशासन के किन 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो रूसो ने 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, स्वतंत्रता का सिद्धांत और प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए दिया है, यही बात मैं आपको ऊपर बताया हूँ क्वेश्चन नंबर 98 का, जो रूसो ने अनुशासन के बारे में जो बात कही है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए देगा प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य। तो प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से मतलब प्रकृति में हमें अच्छे कार्य होते पुरस्कृत तथा बुरे कर्मों के लिए दंडित करती है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दिया है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है। जॉन डीवी शिक्षक को क्या कहते हैं। तो जॉन डीवी के अनुसार एक शिक्षक बच्चे की एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, ठीक है, जो एक सोशल जो है कि साइकोलॉजिकल नीड्स है, ठीक है, बच्चे के लिए जो शिक्षक होता है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए देखिए फ्रोबल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया, जिसका नाम बालोद्यान अथवा किंडरगार्टन था। तो फ्रोबल ने अपना विश्वविद्यालय जो है कि सन 1839 में प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए दिया है कि मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है। तो मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा है। पहला कर्मेंद्रिय, यह क्वेश्चन दोबारा आ गया, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय और भाषा तथा गणित की शिक्षा जो है कि मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को बांटा है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए दिया है, कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है। कभी कभी इस बात की ओर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों में शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है, ठीक है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकास में भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले से दूसरे जिले के विकास में भी बड़ा अंतर दिखाई देता है। कोठारी आयोग के शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा। तो जो शैक्षिक विद्यालय उनके बारे में जो कोठारी आयोग है वो उसके अनुसार ये कहते हैं कि कुछ ऐसे जिले हैं जिनका डेवलपमेंट शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, कुछ ऐसे प्रांत भी हैं जिनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की अपेक्षा आगे हैं। उसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि बिहार राज्य में कुछ ऐसे ज़िले हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ ऐसे ज़िले हैं जो बहुत पीछे हैं। तो उसी को कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में ऐसी बात जो है कि लिखी है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए दिया है कि शैक्षिक विषमता का एक कारण निर्धनता भी है कैसे। मतलब जो शैक्षिक विषमता है, शैक्षिक विषमता का मतलब होता है शिक्षा में जो है कि समानता ना हो, उसी को बोलते हैं शैक्षिक विषमता। तो उसका एक कारण क्या है, निर्धनता, यानी कि पॉवर्टी, गरीबी भी है। यह कैसे, यह बात को कह रहा है। तो शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक कारण यह है कि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग निर्धन तथा बहुत बड़ा भाग धनी है। मतलब देश में बहुत लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा धनी हैं। तो एक निर्धन व्यक्ति के बालक किसी शैक्षणिक संस्थान के निकट होते हुए भी, मतलब कोई उसके आसपास कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी जो कि संस्था है, कोई विद्यालय, उसमें एडमिशन नहीं ले पाता है। जबकि जो धनी लोग हैं, धनी लोग, उनके आसपास कोई विद्यालय नहीं रहता, बहुत दूर दूर विद्यालय रहता है और अच्छा विद्यालय रहता है, उसमें भी एडमिशन लेके पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो शैक्षिक विषमता का एक जो है कि इस प्रकार से निर्धनता भी कारण है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए दिया है कि शिक्षा के व्यावसायिकरण की क्या आवश्यकता है। शिक्षा के व्यावसायिकरण, तो जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूर्ण हो सकेगी जब हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की होगी कि वह कुशल तथा व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण कर सके, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। इसलिए शिक्षा का व्यावसायिकरण जो है कि जरूरी है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे
क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं तो उन क्वेश्चनों को हम नहीं कराएंगे, हम ऐसे क्वेश्चन को कराएंगे जो रिपीटेड नहीं हो रहे हैं और महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है कि किसका कथन है शिक्षा वो है जो संपूर्ण जीवन की सत्ता का समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। यह क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषता क्या है? तो प्रयोजनवादी शिक्षा की जो विशेषता, जो प्रयोजनवादी थे वह ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, तो जो प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषता है वह बालक का महत्व, सामाजिक मूल्यों पर बल, अनुभव व क्रिया पर बल, शिक्षा एवं लोकतांत्रिक जो है कि प्रक्रिया। 118 नंबर देखिए प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजन उचित पथ प्रदर्शन, नवीन मूल्य और आदर्शों का निर्माण करना, गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास करना, सामाजिक कुशलता का विकास करना। 119 नंबर देखिए जॉन डीवी ने शिक्षा का आधार क्या बताया? तो जॉन डीवी ने शिक्षा के 2 आधार बताए, मनोवैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए दिया कि योजना विधि के जनक कौन है? इस विधि के सोपानों को बताइए। तो योजना विधि के जनक जो है कि किलपैट्रिक है। ठीक है, या इसको प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। इसको प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। या फिर योजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। यह जॉन डीवी के शिष्य थे। जॉन डीवी के शिष्य कौन थे? किलपैट्रिक थे। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार है। क्रिया की समस्यात्मक परिस्थिति की उत्पन्न करना, क्रिया की जो समस्यात्मक कंडीशन है उसको क्या करना? उत्पन्न करना। सेकंड आप लिख सकते हैं समस्या, समन्वित समाधान और परीक्षण एवं प्रयोग। एक क्वेश्चन नंबर 121 देखिए दिया कि मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ पे स्थित है? तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ पे स्थित है? तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग इलाहाबाद में है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पे? तो ये लखनऊ में है। SCERT का पूरा नाम क्या है? तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जिसे हिंदी में कहेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। NCERT का पूरा नाम हो गया तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। 125 नंबर देखिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष में हुआ था? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के यानी कि जिसे बोलते हैं SCERT जो है यह 1981 में गठित हुआ था। NCERT कहाँ है? NCERT के जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। BRC का पूरा नाम क्या है? तो ब्लॉक संसाधन केंद्र, जिसको बोलते हैं ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। 128 नंबर देखिए घर की परिवार के मूल्यों के विकास की भूमिका होती है। घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। बालक अपने परिवार के मूल्यों के अनुकृति है, मतलब अनुकूल जो है कि चीज़ों को सीखता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है कि अति लघुत्तरी प्रश्न के साथ ही। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।